गुड इवनिंग ऑल। मैं आशा शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम गाइड की सीरीज़ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और क्लिनिकल नर्सिंग की नज़र से क्लिनिकल नर्सिंग में डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है मेज़र करने के लिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम नर्सिंग इंटरवेंशन करते हैं। पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है या ओवर हाइड्रेटेड होता है, तो ये हमारा क्लिनिकल नर्सिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आज हम हमारा डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन टॉपिक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिहाइड्रेशन और ओवर हाइड्रेशन से। एज यू ऑल नो कि डिहाइड्रेशन किसे कहते हैं, ये आप सब नर्सिंग स्टूडेंट्स को, एस्पायरेंट्स को सबको पता है कि डिहाइड्रेशन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ कि डिहाइड्रेशन तब होता है जब हमारी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग जितनी हमारी बॉडी को फ्लूइड्स की और इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बॉडी को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी उसी को कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन हमारी मेनली 3 टाइप की होती है: आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। तो इनको हम साइड बाय साइड देखेंगे कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होती है, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होती है और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होती है। सबसे पहले आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्या होती है। एज यू ऑल नो कि हमारी बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का एक कंपोजिशन होता है, और आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों इक्वल अमाउंट्स में बाहर निकल जाते हैं। और इस तरह की डिहाइड्रेशन में फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता है इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। इस तरह की डिहाइड्रेशन को हम मेनली हाइपोवोलीमिया कहते हैं। जो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है उसको हम हाइपोवोलीमिया कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है उसमें जिसकी वजह से हमारा जो सर्कुलेटरी ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। वो होती है हमारी आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन। आगे हम कोज करेंगे कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है। अगर हम सबसे पहला कोज आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का ये है कि जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की वो हम नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाती है। या फिर फ्लूइड का शिफ्ट हो जाता है, 2 कंपार्टमेंट्स के अंदर फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन हो जाती है। साइड बाय साइड हम सभी डिहाइड्रेशन का करेक्टिव मेजर्स भी लेते चलेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप कॉपी और पेन लेके नोट डाउन कर सकते हैं कि आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन जो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से होती है, उसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे। जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने किया था आइसोटोनिक फ्लूइड्स किया था, तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम आइसोटोनिक फ्लूइड्स का ही यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ORS थेरेपी पेशेंट को देंगे। ORS थेरेपी पेशेंट को देंगे उससे पहले हम हमारे लिए क्या ज़रूरी है नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम पेशेंट को असेस करें फॉर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। जैसे कि पेशेंट की हिस्ट्री भी होगी, और अगर पेशेंट हिस्ट्री देने के लिए कैपेबल नहीं है, पेशेंट का BP बहुत ज़्यादा कम है, पेशेंट प्रोफ्यूज स्वेटिंग में पेशेंट बता नहीं रहा है पेशेंट की सिचुएशन के लिए, तो कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे हम पेशेंट को असेस कर सकते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। सबसे पहला साइन सिम्टम है कि हम पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट का ड्राई माउथ होता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, जो स्किन टर्गर होता है वो कम हो जाता है, कैपिलरी रिफिल टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये मेनली साइंस है डिहाइड्रेशन के, लेकिन हम इस चीज़ पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन पे और करेक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन पे। तो आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइसोटोनिक फ्लूइड्स पेशेंट को देंगे। और जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आइसोटोनिक फ्लूइड कौन कौन से होते हैं, तो आइसोटोनिक फ्लूइड में होता है हमारा 0.9% नॉर्मल सलाइन होती है, और आइसोटोनिक फ्लूइड में हमारी होगी 0.9% नॉर्मल सलाइन,
रिंगर लैक्टेट, ये फ्लूइड हम करेक्शन के लिए देंगे। साइड बाय साइड हम पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट बना लेंगे ताकि हमें क्लियरली पता चल सके कि हमने पेशेंट को कितना फ्लूइड दिया है और कितना उसका यूरिन आउटपुट निकला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को आगे जो हमारी फर्दर इंटरवेंशन होगी, जो हमारा इनटेक आउटपुट चार्ट होता है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डिहाइड्रेशन को मॉनिटर करने में, ओवर हाइड्रेशन को पेशेंट की मॉनिटर करने में। तो सबसे पहले अगर पेशेंट हमारे पास डिहाइड्रेशन में आता है या ओवर हाइड्रेशन में आता है और आपको नर्सिंग इंटरवेंशन की एक लिस्ट दी जाती है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले एक तो हमें पेशेंट को रिवाइव करना है अगर पेशेंट डिहाइड्रेशन में है और शॉक में है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को फ्लूइड देंगे रिवाइव करने के लिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट मॉनिटर करेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि हम पेशेंट को कितना दे रहे हैं, आईवी फ्लूइड्स कितना दे रहे हैं और कितना पेशेंट का आउटपुट निकल रहा है। तो IO इनटेक आउटपुट चार्ट हमारी नर्सिंग इंटरवेंशंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम करते हैं हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स सेम अमाउंट में रहते हैं या थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से निकल जाता है, लेकिन जो वाटर लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन में। तो हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन किस वजह से होती है? हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन या तो प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो, स्वेटिंग की वजह से होती है। कई बार इन्वायरमेंट इतना हॉट होता है, फ्लशेस होते हैं, पेशेंट पानी नहीं लेता, तो क्या होता है जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो वाटर होता है वो बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है। हाइपर वेंटिलेशन की वजह से होता है। जब पेशेंट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में होता है तब भी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट को काफ़ी टाइम से प्रोलॉन्ग फीवर आ रहा है, पेशेंट एबल नहीं है इतना ज़्यादा फ्लूइड बाय माउथ लेने के, तो उस कंडीशन में भी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। डायरिया वाले पेशेंट को हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किडनी डिजीज़ अर्ली स्टेज में होती है तो उसमें भी हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और डायबिटीज़ इंसिपिडस, एज वी ऑल नो डायबिटीज़ अलग कंडीशन है, डायबिटीज़ इंसिपिडस अलग कंडीशन है। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है, एक हार्मोनल डिजीज़ होती है जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट का थर्स्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। थर्स्ट बढ़ने के साथ साथ यूरिनेशन भी पेशेंट का बढ़ जाता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होता है जिससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस में। और ये डायबिटीज़ से रिलेटेड नहीं है, ये बात याद रखिएगा आप। डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ मोर रिलेटेड टू डायबिटीज़। और करेक्शन हम कैसे करेंगे हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन का, इसके लिए हमने पढ़े हैं हाइपोटोनिक फ्लूइड से हम इसका करेक्शन करेंगे। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए हम हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे 0.9% नॉर्मल सलाइन, 25% डेक्सट्रोज इन वाटर, लेस देन 5% डेक्सट्रोज इन वाटर। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए ये फ्लूइड देंगे। अगेन पेशेंट का इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेशेंट की वेलबींग को जानने में। पेशेंट की कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है या पेशेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए भी इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा लॉस्ट होते हैं बॉडी से, इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा निकलते हैं, वाटर की बजाय वाटर भी निकलता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट का लॉस ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है, फ्लूइड जो होता है हमारे प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल स्पेस से निकल के हमारे सेल्स में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो प्लाज्मा वॉल्यूम होती है वो कम हो जाती है और जो सेल्स होते हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड होता है वो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल स्पेस से सेल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे सेल्स क्या होते हैं, स्वोलन हो जाते हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, क्रोनिक इलनेस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट लॉस ज़्यादा हो सकता है। कोई भी क्रोनिक इलनेस होती है तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो सकता है। अगर हम एक्सेसिव फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, यूरिन निकल रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन निकल जाता है, यूरिन के साथ साथ क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूट होकर बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। किडनी डिजीज़ में
हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में, जिसमें क्या होता है हम इलेक्ट्रोलाइट हमारी बॉडी को मिल ही नहीं पाते। जो हम डाइट ले रहे हैं, डाइट ना के बराबर ले रहे हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो करेक्शन हम क्या कैसे करेंगे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन का? सबसे पहले हम कोज फाइंड आउट करेंगे कि किसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रही है। अगर क्रोनिक मालन्यूट्रिशन है तो हम पेशेंट को सप्लीमेंट देंगे, आईवी सप्लीमेंट देंगे या फिर आईएनजी के थ्रू सप्लीमेंट्स देंगे। अगर पेशेंट मुंह से नहीं ले रहा है किसी भी डिजीज़ कंडीशन की वजह से, सीए की वजह से पेशेंट प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए जो भी हमारा एनजी फूड हो गया या अलग टाइप के फूड्स होते हैं वो पेशेंट को देंगे। किडनी डिजीज़ है तो फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट का कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम प्रोहिबिटेड है वो नहीं दे सकते हैं, पोटेशियम नहीं दे सकते। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम दे सकते हैं पेशेंट को वो इलेक्ट्रोलाइट देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उसमें पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ को मॉनिटर करेंगे और फिर देखेंगे कि पेशेंट कौन सी इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू पेशेंट की कम है, डेफिशिएंट है, तो उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। आईवी इंजेक्शंस देंगे पेशेंट को, फूड देंगे जो उसके रिच सप्लीमेंट्स देंगे जो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के रिच है। तो ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। इजी टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ मैंने इसमें मिस कर दिया या कोई चीज़ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम जाते हैं ओवर हाइड्रेशन या फिर जिसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाती है। ओवर हाइड्रेशन में डिहाइड्रेशन के अपोजिट होती है। एज यू ऑल नो कि ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है, हम ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड ले लेते हैं जितनी की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। ये भी डिहाइड्रेशन की तरह 3 टाइप की होती है, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं ओवर हाइड्रेशन का। सबसे पहले आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, तो इसमें क्या होता है, इसको मोस्ट कॉमन टाइप की ओवर हाइड्रेशन होती है। इसको हाइपरवोलीमिया भी हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट्स के बीच में फ्लूइड शिफ्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड हमारा सिर्फ इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में रह जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट की तरफ मूव नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस रहते हैं, इंटरस्टिशियल एडिमा हो जाता है और जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है वो एक्सपेंड हो जाता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन में। तो इसके आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन के मेन कोज क्या होते हैं, एक तो हम पेशेंट को बिना मॉनिटर किए, बिना इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन किए, अगर पेशेंट हमारे पास डायरिया में आ रहा है तो हम बिना उसका आईओ चार्ट बनाए उसको फ्लूइड दिए जा रहे हैं, तो इतना रिप्लेसमेंट थेरेपी हम पेशेंट को दे देते हैं कि पेशेंट को ओवर हाइड्रेशन हो जाता है। हम पेशेंट को मॉनिटर करते ही नहीं है कि जितना हमने उसको आईवी दिया है, जितना उसने ओरल फ्लूइड लिया है, उसका आउटपुट कितना निकला है, आउटपुट की तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता। तो ऐसे पेशेंट में आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर पेशेंट लॉन्ग टर्म कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पे है, छोटे मोटे स्टेरॉइड्स तो जैसे छोटी मोटी डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए चलते रहते हैं। लेकिन अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम एलर्जी का पेशेंट है, अस्थमा का पेशेंट है या फिर अर्थराइटिस का पेशेंट है जिसके स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, पेशेंट हमारा स्टेरॉइड थेरेपी पे है और उसका भी हम अगर पेशेंट होम में घर पे स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है तो उसका आईओ मेंटेन करना इतना पॉसिबल नहीं होता। पेशेंट का वेट गेन होता रहता है, फिर वो बाद में रिपोर्ट करता है कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया है, तो वो भी एक तरह की ओवर हाइड्रेशन होती है जो कि आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन के अंदर ही आती है। तो ऐसे पेशेंट में हम मेजर्स क्या लेंगे उसकी ओवर हाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए? सबसे पहले तो हम कोज फाइंड आउट करेंगे, तो किस वजह से पेशेंट इतना ओवर हाइड्रेटेड है, फ्लूइड ज़्यादा ले रहा है, मेडिसिन ज़्यादा ले रहा है, तो हम कोज वही सबसे पहले इनटेक आउटपुट पेशेंट का मॉनिटर करेंगे। उसके बाद पेशेंट को अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे जो भी कोज होगा आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन का। उसके बाद आता है हमारा हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन बहुत रेयर होती है। मोस्ट कॉमन जो ओवर हाइड्रेशन होती है वो आइसोटोनिक ओवर हाइड्रेशन होती है। हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन रेयर होती है क्योंकि ये एक्सेस सोडियम इंजेक्शन की वजह से होती है।
जब पेशेंट एक्सेस सोडियम इंजेक्शन कर लेता है, पेशेंट सोल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है लेकिन वो ले लेता है सोल्ट, तो उसकी वजह से भी हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है। और जो इसमें फ्लूइड शिफ्ट होता है वो इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब फ्लूइड मूव करेगा इंट्रा सेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ, तो हमारा जो इंट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट होता है वो श्रिंक हो जाता है और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट का फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्युलर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो हम इसकी कोज देखेंगे कि किस किस वजह से होता है। वो जो मैंने पहले बताया कि पेशेंट सोल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे है लेकिन वो एक्सेस सोडियम इंजेक्शन हो जाता है उसका, और अगर हाइपरटोनिक सेलाइन दे देते हैं, कई बार हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन को करेक्ट करने के लिए पेशेंट को हाइपरटोनिक सेलाइन दी जाती है बिना मॉनिटर किए, तो उसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटोनिक ओवरहाइड्रेशन हो जाती है। या सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी, सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी मेनली मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए दी जाती है। बिना मॉनिटर किए हम पेशेंट को एक्सेस सोडियम बाइकार्बोनेट दे देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका भी सेम मैनेजमेंट वही होगी, पेशेंट का आईओ चार्ट मेंटेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यूज़ को चेक करेंगे। जो भी पेशेंट की इलेक्ट्रोलाइट वैल्यू डेफिशिएंट है उसको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, और जो उसका एक्सेस है उसका एंटीडोट दे के पेशेंट को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, इसको हम वाटर इंटॉक्सिकेशन भी कहते हैं। जो फ्लूइड होता है वो इंटरसेल्युलर स्पेस से और बॉडी फ्लूइड होता है इंटरसेल्युलर स्पेस में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट है वो एक्सपेंड हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, डाइल्यूशन हो जाता है। डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे ही फ्लूइड हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा कम होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होने लगता है, तो डाइल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इसकी कोज क्या है, अगर पेशेंट अर्ली किडनी डिजीज़ में है, किडनी फेलियर हो गया है, पेशेंट का जो जितना अमाउंट फ्लूइड का निकलना चाहिए बॉडी से वो अमाउंट नहीं एक्सक्रीट हो पा रहा है, फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से होता है हार्ट फेलियर में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है हमारी बॉडी में। SIDS वो आपने सुना होगा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, ये भी एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी से जितना सोडियम जितना फ्लूइड हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है। हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होता है, जिसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाती है। वाटर रिटेंशन की वजह से ओवरहाइड्रेशन हो जाती है। IV थेरेपी दे देते हैं बिना मॉनिटर किए, इनटेक आउटपुट चार्ट बिना मॉनिटर किए या बिना पेशेंट की कंडीशन को असेस किए एक्सेस में IV थेरेपी दे देते हैं। इरिगेशन ऑफ बोन्स एंड बॉडी कैविटीज विद हाइपोटोनिक फ्लूइड्स, अगर बॉडी कैविटीज का इरिगेशन चल रहा है, किसी भी बोन का इरिगेशन चल रहा है, उसमें हाइपोटोनिक फ्लूइड्स दे देते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लूइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये सारे कोज हैं हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन के, और इसका करेक्टिव मेजर सबसे पहले यही है नर्सिंग इंटरवेंशन में कि हमें आईओ चार्ट मेंटेन करना है और कोज फाइंड आउट करना है जिसकी वजह से हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन हो रही है पेशेंट को। और सबसे जो हम इसमें को करेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक यूज़ करते हैं। एज यू ऑल नो ऑस्मोटिक डायरेटिक का सबसे कॉमन एग्जांपल हम लोगों के पास है मैनिटोल। मैनिटोल ऑस्मोटिक डायरेटिक का एक प्रो टाइप है। एज यू ऑल नो मैनिटोल क्या करता है, वो हमारी किडनीज के ग्लोमेरुलस पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये पुअरली रीअब्जॉर्ब होता है और ये ऑस्मोसिस क्रिएट करता है। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी से वो निकलना स्टार्ट होता है। तो इस तरह की हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन में ऑस्मोटिक डायरेटिक को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था डिहाइड्रेशन एंड ओवरहाइड्रेशन।
सिंपल टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन आप सब लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल नर्सिंग से, ताकि आप ओवर हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स में और इसको करेक्ट कैसे करना है, करेक्टिव मेजर्स कैसे लेने हैं, उनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें। और अगर आप सब लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे से अच्छा काम कर सकें। थैंक यू।